टॉपिक देखते हैं लवणता। लवणता के बारे में अध्ययन करेंगे। समुद्रों में जो लवणता की मात्रा होती है तो उस लवणता का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम लवणता को नापा जाता है ग्राम में। ग्राम को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? लवणता को ऐसे माना जाता है समुद्रों की औसत लवणता। बात की जाए औसत लवणता, औसत लवणता है 35 ग्राम। यानी यदि आप 1 किलो जल लोगे और उसको यदि गर्म करोगे तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और जो शेष रहेगा वो 35 ग्राम है जो लवणता वाला भाग रहेगा। क्योंकि पानी जब वाष्प बनता है तो वाष्प अपने साथ में कभी दूसरे पदार्थों को लेकर जो नहीं जाती है। तो लवणता मापने का एक यंत्र है जिसको कहा जाता है सैलिनोमीटर। सैलिनोमीटर ये लवणता मापने का यंत्र है। लवणता मापने का यंत्र, इस यंत्र की सहायता से लवणता को नापा जाता है। औसत लवणता 35 ग्राम है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत का ये दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो प्रत्येक स्थिति के अंदर ये औसत लवणता नहीं रहती क्योंकि यहाँ पर निरंतर नदियां हैं। जहां जिस क्षेत्र में निरंतर नदियां गिरती रहती है उस क्षेत्र में लवणता के औसत के अंदर कमी रहती है। क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा जो जल है, जो ताजा जल है, वो नदियों के माध्यम से निरंतर आता रहता है। तो भारत के इन दोनों क्षेत्रों की लवणता के अंदर भी अंतर है क्योंकि यहाँ पर निरंतर नदियों का जल है जो आता रहता है। देखते हैं लवणता बढ़ने और घटने के कारण। पहला देखते हैं लवणता बढ़ने के कारण। लवणता किन कारण से बढ़ती है? तो सबसे पहले देखेंगे वाष्पीकरण। पानी है, उसके ऊपर सूर्य भगवान की उष्मा और रोशनी पड़ेगी तो पानी भाप बनकर उड़ेगा। माना कि हमारे पास में 1 लीटर जल है, उसको धूप में रखेंगे तो भाप बनकर उसका कुछ हिस्सा है जो उड़ जाएगा। माना कि हमने 1 लीटर जल लिया था, उसमें भाप बनकर 200 मिलीलीटर जल है जो उड़ गया। बाद में शेष 800 मिलीलीटर जल रहा है तो उस कम जल के अंदर लवणता की मात्रा तो वो रहेगी। तो लवणता की मात्रा वो रहेगी और जल कम होगा तो उसके लवणता के अंदर वृद्धि होगी। दूसरा है हिम निर्माण। हिम निर्माण का मतलब होता है बर्फ का बनना। बर्फ भी सदैव शुद्ध जल का बनता है। यदि शुद्ध जल का यदि बर्फ बन जाएगा तो शेष जो जल रहेगा वो लवणता युक्त जल रहेगा, जिसके कारण उसमें लवणता का प्रतिशत और भी बढ़ेगा। ये तो बढ़ने के कारण है। अब एक घटने का कारण। घटने के कारण की बात की जाए तो वर्षा। निरंतर वर्षा होगी तो यदि देखेंगे जैसे एक कटोरी के अंदर या किसी बाल्टी के अंदर 1 लीटर जल है, उसमें लवणता का औसत लवणता 35% है। उसको खुले बारिश के अंदर रखेंगे तो 1 लीटर से वो जल 1.5 लीटर हो जाएगा। लेकिन लवणता उसके अंदर 35 ग्राम थी और 1 लीटर और एक्स्ट्रा उसके अंदर पानी आ गया है तो उसकी लवणता के अंदर कमी हो जाएगी। तो वर्षा होने के कारण भी लवणता में कमी आती है। एक है नदियां। जैसा हमने पहले जिक्र किया था कि नदियां जिस क्षेत्र के अंदर आकर समुद्रों के अंदर गिरती हैं वहां पर निरंतर नया पानी आता रहता है, जिनके कारण भी लवणता के अंदर है जो कमी आती है। देखते हैं अपन कुछ झीलें जो सबसे खारी है। तो बात की जाए वोन झील, जो तुर्की के अंदर आई हुई है, उसकी औसत लवणता लगभग 330 ग्राम है। सबसे खारी है 300, यानी कि 1 किलो यदि जल लेंगे और उसको यदि उबालेंगे तो जो शेष रहेगा वो 330 ग्राम है जो जल रहेगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है मृत सागर, जिसको अंग्रेजी में डेड सी बोला जाता है, जो जॉर्डन के अंदर स्थित है। जॉर्डन, उसकी औसत लवणता लगभग 238 ग्राम है। और उसके बाद में है
द ग्रेट साल्ट लेक, जो अमेरिका के अंदर आई हुई है, जो तीसरे अमेरिका छोटी आती, जो तीसरे नंबर की सबसे खारी झील है। हमने लवणता को देखा टॉपिक को, तो लवणता ग्राम में नापी जाती है। सभी समुद्रों की यदि औसत लवणता की बात की जाए तो 35 ग्राम है। सेलिनोमीटर एक यंत्र है जो लवणता को मापने का यंत्र है। फिर हमने बढ़ने के कारण देखे, जिसमें वाष्पीकरण और हिम निर्माण है, और घटने के कारण में हमने वर्षा और नदियों को देखा। उसके बाद में हमने बात की कि पूरे विश्व की सबसे खारी झीलें कौन कौन सी है, तो एक वोन झील है जो तुर्की के अंदर स्थित है, जिसकी औसत लवणता 330 ग्राम है। उसके बाद में मर्त सी, जिनको डेड सी भी बोला जाता है, जो जॉर्डन के अंदर स्थित है, उसकी औसत लवणता 238 ग्राम है। और उसके बाद में द ग्रेट साल्ट लेक जो अमेरिका के अंदर है, जो तीसरे नंबर की है, जो विश्व की सबसे खारी झील है।